हेलो एवरीवन। हम रोज अपने मॉर्निंग वेबिनार्स में चार्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं जिसमें अक्सर कप एंड हैंडल पैटर्न की चर्चा भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके जनक कौन है? उनका नाम है विलियम ओनील। इनकी स्ट्रैटेजी का नाम है कैम्स्लिन, जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का एक ब्लेंड है, और कप एंड हैंडल पैटर्न इसकी एक अहम एंट्री ट्रिगर है। आज उसी कंपनी के जो इंडिया में कारोबार होता है, विलियम ओनील इंडिया, उनके रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। और मार्केट्स के ऊपर ये डिस्कशन करेंगे आज कि हमें आगे चलते हुए, अब कोविड पास हो गया है और बजट भी निकल चुका है, तो अब आगे मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा और हमें किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सो आई वेलकम मयूरेश जी। मयूरेश जी साथ में हमारे। सो मयूरेश जी, ऑल ओवर टू यू। अंशुल जी, शुक्रिया फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आपका लक्ष्मी श्री ग्रुप का तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। अगले 40-45 मिनट जो हम मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे आपने कहा, we'll speak a little bit on how the markets are placed, sector rotation कैसे होता है, एंड जनरल मार्केट कंडीशंस, और अगर कुछ समय मिले तो हम सवाल जवाब भी लेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच लक्ष्मी श्री ग्रुप, अंशुल आपका, टू द मैनेजमेंट प्रमोटर्स एज वेल। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे अंशुल ने कहा, मार्केट्स में इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द विलियम ओनील ग्रुप। तो हमारे जो ऑफिसेज हैं, वी आर बेस्ड आउट ऑफ द यूएस, और हमारी जो सब्सिडरीज हैं वो यूरोप, चाइना, सिंगापुर, इंडिया में स्प्रेड है। मेरा नाम मयूरेश जोशी है, मैं इक्विटी रिसर्च हेड करता हूँ विलियम ओनील ग्रुप के लिए। और जहां तक का ग्रुप का सवाल रहा है, वी आर अ प्रोडक्ट एंड अ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी। जो रिसर्च हम देते हैं, जो चार्ट्स की अंशुल ने बात की, इन टर्म्स ऑफ कप एंड हैंडल, इन टर्म्स ऑफ सॉसर, इन टर्म्स ऑफ चार्ट फॉर्मेशन, आई थिंक विलियम ओनील का जो एक मेथोडोलॉजी था फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ब्लेंड करने का, ये हमारे प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म पे बखूबी दिखता है। And it's a very very informative thing. So I think research के end से I think it's a self learning exercise. यानी आपको अगर basics पता चल गए through our webinars, seminars जैसे हम करते हैं, I think it's a very easy to use platform for all your research needs. Having said that, let's start off with today's webinar. आज के webinar के मैं 3 हिस्से करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन की मार्केट कहाँ प्लेस्ड है, जो बड़ा बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी उसकी इम्प्लीकेशंस मार्केट में ऑलरेडी दे चुके हैं, 1000 पॉइंट रैली फ्रॉम द बॉटम, और आगे जाते वक्त सेक्टर रोटेशंस और पूरी जो एक सिक्लिकलिटी की थीम रहती है मार्केट्स में, वो कैसे प्ले होती है मार्केट साइकिल्स के हिसाब से। आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन जस्ट। तो एक क्लियर एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो भी हम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाइंग और सेलिंग का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको कंसिडर ना करें। तो ये 3 सेक्शन में हम बांटेंगे आज के वेबिनार को। जो पहला सेक्शन होगा कि पूरी जो गिरावट आई थी, वो गिरावट आई, हम वापस उभर के एकदम बखूबी आए मार्केट्स में। I mean, one of the biggest bull rallies that we saw in the recent past. बजट के अनाउंसमेंट्स और बिजनेस सिक्लिकलिटी और सेक्टर रोटेशन। अभी ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, आई थिंक बहुत बखूबी से आई थिंक हमने ये रैली देखी है। इनफैक्ट अगर पिछले कई फॉल्स या क्राइसिस पीरियड्स को हम एनालाइज करें, डॉट कॉम क्रैश से लेके जो 2000 में हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ था, 2011 और 12 के बीच में रैली के बाद आई थिंक जो फॉल आई थी बिफोर जनरल इलेक्शंस, एशियन क्राइसिस और करेंसी को लेके 2015-16, और आई थिंक जो रीसेंट फॉल आई है, तो इन द पास्ट फ्यू क्राइसिस पीरियड्स दिस हैज बीन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बेयर मार्केट्स दैट द मार्केट हैव सीन। तो आई थिंक जो हमने एक पुलबैक मार्केट्स में देखा फेब के बाद, और उसके बाद जो मार्च में एक बॉटम आउट हुआ, जो सर्किट्स लगे मार्केट को आफ्टर 2008 फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट एक सर्किट लगने के बाद दूसरा सर्किट लगा, ऐसा लग रहा था कि आज तीसरा सर्किट भी लग जाएगा, बट आई थिंक द मार्केट्स बाउंस बैक वेरी स्मार्टली लास्ट वीक ऑफ मार्च में, एंड इट क्रिएटेड एन अपर सर्किट, और उसके बाद आई थिंक मार्केट्स ने पीछे दिखाई। आई थिंक वजह बहुत क्लियर है फॉर द फॉल। आई थिंक उसमें मैं जाना नहीं चाहता। कोविड रिलेटेड पैंडेमिक, इकोनॉमिक लॉकडाउन्स, और जो एक इम्पैक्ट ग्लोबली फील हो रहा था कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाएगी। पूरी आई थिंक जो एक इक्विटी एज अ रिस्क ऑन एसेट क्लास होता है, वहां से विड्रॉवल आ जाता है वेरी वेरी शार्पली बिकॉज ऑफ सच इवेंट्स। अगेन आई थिंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंकर्स एक्शन में आए, क्योंकि अगर हमने पिछले कई क्राइसिस पीरियड्स को एनालाइज किया हो, तो आई थिंक ऑल सेंट्रल एक्शंस, वो बैंकर्स से हो या गवर्नमेंट से हो, were directed at injecting liquidity into the markets.
2007-8 जब मॉर्गेज क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, शायद थोड़ी लेट हमने रिएक्ट किया था। इकोनॉमिक पार्लांस और इकोनॉमिक टर्म्स में इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, प्रिंटिंग ऑफ मनी इन सिंपल टर्म्स, कि और पैसा छापो और लिक्विडिटी मार्केट को देते रहो, दैट कैन सपोर्ट सप्लाई एंड दैट कैन आल्सो सपोर्ट इन अ सेंस विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स, जो डिमांड रिक्वायरमेंट्स है काफी कंज्यूमर एंड और बिजनेस एंड्स पे। ये मार्केट्स को शायद इसकी भनक लग गई, क्योंकि जैसे आई थिंक गवर्नमेंट्स और बैंकर्स इंक्लूडिंग आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक एक्शन में आए पोस्ट पैंडेमिक, स्पेसिफिकली आफ्टर फेब, और जो हमने फॉल देखा था of injecting huge amounts of liquidity into the market, I think the markets took it very very positively, क्योंकि जो लिक्विडिटी आ रही थी वो रिस्क ऑन एसेट क्लासेस की तरफ आ रही थी। दिक्कत भरा समय डेफिनेटली था ऑन अ पर्सनल लेवल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आई थिंक जो इकोनॉमिक रियलिटी थी, आई थिंक द मार्केट्स इग्नोर्ड दैट इन द फर्स्ट फेज। मार्केट्स मान के चल रहे थे और सारे लोग मान के चल रहे थे कि आई थिंक 1-2 महीने में ये सारी चीजें शायद साफ हो जाएं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट विल गेट पम्प्ड इन, आई थिंक शुड शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द फर्स्ट 3 to 6 months itself. However, हमने देखा कि आई थिंक ये पूरी जो पीरियड में लिक्विडिटी जब इन्फ्यूज हो रही थी, तब पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज भी बढ़ते ही जा रहे थे, लॉकडाउन्स बढ़ते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी स्टॉल होती गई, और वो रिजल्ट्स में दर्शाई गई, स्पेसिफिकली इन दैट लॉकडाउन क्वार्टर जो हम Q1 कहते हैं ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से जैन उनका होता है, इसलिए उनका Q2 एंड Q3 क्यूमुलेटिवली केम अंडर। However, I think अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज को देखें तो आई थिंक जो नंबर्स आते गए उसके बाद, लॉकडाउन में तो ऑब्वियस इफेक्ट था, आई थिंक पूरी चीजें ठप थी, तो नंबर्स आना तो बहुत मुश्किल था, बट लकीली आई थिंक स्पेसिफिकली इन एन इंडियन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एज वेल, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी और जो सपोर्ट मिला, आई थिंक मार्केट्स एक दूसरे डायरेक्शन में थे। तो आई थिंक हमेशा ये आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉ आउट होती थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक एंड पे इतनी पूरी तरह से फंसी हुई है और मार्केट्स चलते जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था। बट दो चीजें होती हैं, लिक्विडिटी और फेडरल रिजर्व के जो एक्शंस थे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग, यूरोपियन बैंकर्स के जो एक्शन थे, जापानीज सेंट्रल बैंकर्स के जो एक्शन थे, and in fact a lot of central bankers across the globe apart from these major central bankers ensured कि I think जो liquidity flow है वो बढ़ते जाए, और इसलिए कम ब्याज दरों पे जो लिक्विडिटी मिल रही थी, इनफैक्ट जीरो इंटरेस्ट रेट्स पे ब्याज दरें मिल रही थी of obtaining money, और डिप्लॉय कहाँ करेंगे, तो आई थिंक ऑब्वियस रिएक्शन वाज टू डिप्लॉय इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। सो एज एसेट क्लासेस आई थिंक जो लास्ट 8 से 9 महीने में इक्विटीज ने एक रिटर्न्स दिए हैं, माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स थे। Alternatively, I think आप देखेंगे asset classes like cryptocurrencies, I think Bitcoin की अगर हम बात करें, even that moved up significantly. Asset classes like gold as an example, जहाँ पे corollary movement दिखती है, I think सोने और equities या सोने bonds और equities की जो movement होती है वो diverse होती है. However, even gold had a very very big and bold move in the past few months as well. तो जैसे हम देखते हैं, I think markets have scaled all time highs. और दो चीजें वापस जैसे कहते हैं, नेवर चैलेंज लिक्विडिटी एंड नेवर चैलेंज सेंट्रल बैंकर्स। ये शायद जो कहावतें मार्केट्स में आजमाई गई हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग ट्रू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हमारे मेथोडोलॉजी जैसे हमने कहा, आई थिंक एट मार्केट्स विद इंडिया वी आर अ प्रोडक्ट एंड अ प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी, जहाँ पे पूरा रिसर्च एक बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, चार्ट्स, इवैल्यूएशन पेजेस, टूल्स, और जो एक बेसिक मेथोडोलॉजी होती है, अगर आप वो देख लें, I think it's a self-informative tool that the platform can give with excellent research support at the back end. तो मैं ज्यादा इसमें जाना नहीं चाहता, बट आई थिंक एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन डे जो हमारे हिसाब से होता है, एक मार्केट का जो हम साइकिल बनाएंगे, 4 फेजेस में हम मार्केट को बांटते हैं। कंफर्म्ड अप ट्रेंड जैसे आज हम मार्केट को देख रहे हैं, एक मार्केट्स अंडर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है डाउन ट्रेंड, एंड व्हेन अ मार्केट इज ट्राइंग टू रैली अगेन। इसके पीछे जो एक अहम मुद्दा या एक अहम सपोर्ट मैकेनिज्म है, वो है द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ बैक टेस्टिंग फॉर द लास्ट 70 इयर्स, यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन डे का हमने जो कॉन्सेप्ट निकाला है वो बहुत सिंपल है। जब कोई मेजर इंडेक्स, अगर हम निफ्टी मान के चले, 0.2% और मोर से गिरता है कोई एक दिन में विद वॉल्यूम्स हायर देन द प्रीवियस डे, यानी पिछले दिन से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन डे मानते हैं।
अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन डे स्टैकअप बढ़ते जाता है तो मार्केट्स का अनुमान हम लगा के जो चल रहे हैं बैक टेस्टिंग करके, और जो हमने ये बार भी सक्सेसफुली आई थिंक इम्प्लीमेंट किया ये फरवरी फॉल में, is that you can slowly and steadily start monitoring your positions. तो if the distribution day stack जो हम 25 दिन के एक मार्केट साइकिल को मानते हैं, अगर 5 से 6 के ऊपर निकल जाता है तो मार्केट्स थोड़े प्रेशर में आते हैं, और अगर की मूविंग एवरेजेस को मार्केट वॉल्यूम्स के साथ डाउनसाइड पे ब्रीच कर रहा है, द 21 द 50 मूविंग डे, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट्स इंस्टीट्यूशन सेलिंग के दबाव में आ रहे हैं. देयर इज समथिंग दैट द मार्केट्स नो दैट वी डोंट नो अबाउट, और इसकी वजह से स्पेसिफिक सेक्टर्स और उसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स शायद ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं. इसलिए आपको जो टाइमिंग करनी है विद दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, और हालांकि मैं डिटेल भी नहीं जाता, आई जस्ट वांट टू ब्रश द ओवरऑल पिक्चर फॉर द मार्केट फॉर यू. आई थिंक दैट विल मेक इट वेरी वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग योर पोजीशन. अभी हमारा मानना यही है, जब आप एंट्री लेते हो फंडामेंटल्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस मान के चले, और टेक्निकल्स आपको हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म से टू टेक एन अप्रोप्रिएट एंट्री पॉइंट. सिमिलरली all these factors that I'm talking about in terms of distribution day stack up आपको ये दर्शाते हुए जाएगा कि आपको पोजीशन स्लाइड करनी है, और डाउन ट्रेंड में तो आपको बिल्कुल निकलना है, एक्सेप्ट सर्टेन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स व्हिच आर शोइंग स्ट्रांग ट्रेंड्स. तो स्पेसिफिक मार्केट साइकिल्स में स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक जो लीडरशिप पोजीशन देते हैं, जहां अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग हो, ये आई थिंक आपको पकड़ बैठेगी. And I will cover that at the end of my presentation when I will do the sector rotation and how markets react compared to the cyclicality factor. अभी जैसे मैं कह रहा था, जो चार हम साइकिल बना के चलते हैं, जो चौथा साइकिल होता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है. तो जब हम फेब और मार्च में डिस्ट्रीब्यूशन डे स्टैकअप हम बात कर रहे थे, when it goes beyond 7 or 8, clearly markets अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करता है, और मार्केट से निकलने में आई थिंक is a better रणनीति होगी, जहाँ पे certain sector stocks can come under pressure are obviously high beta correlated stocks. तो high beta correlated हम किसे कहते हैं? Banking as an example, right? Auto as an example, NBFCs या financial services as an example, because ये सारे sectors इकोनॉमी के साथ बहुत strongly correlated है. तो अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न में जा रही है, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मार्केट्स रिएक्ट करते हैं ये फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे रिएक्ट करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि मार्केट्स का आज जो वैल्यूएशन है ये 25 पी है 1 ईयर फॉरवर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन अ प्राइस टू बुक बेसिस एज वेल at more than 3 or 4 times. We are basically trying to say कि जो निफ्टी की अर्निंग्स है, जो 30 कंपनी है, जो सेंसेक्स की अर्निंग्स है, निफ्टी 50 की कंपनीज है, सेंसेक्स 30 जो कंपनी सेंसेक्स में बनी हुई है, इसकी अर्निंग्स अगले 1 साल 2 साल में कैसे रह सकती है, व्हाट पेस आर दे एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और उसके आधार पर हम वैल्यूएशंस निकालते हैं. और जो मीन और मीडियन एवरेजेस पे मार्केट या इंडेक्सेस, तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एफएमसीजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स हो, या कोई भी इंडेक्स हो, क्या मीन एवरेजेस या स्टैंडर्ड डिविएशंस पे पहले ट्रेड कर चुके थे और अब कहां पे ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू फॉरवर्ड वैल्यूएशंस. तो मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, और इसके लिए द मार्केट्स विल रिएक्ट फर्स्ट. तो आई थिंक इकोनॉमिक डाउनटर्न के जो डेटा पॉइंट्स आते हैं, जीडीपी डी ग्रोथ, पीएमआई डी ग्रोथ, आईआईपी डी ग्रोथ, even IIP growth, GDP coming back to normalization levels, PMI coming back to normalization levels, inflation की trajectory कहाँ पे है, both in terms of retail and wholesale inflation as well, bond markets की movement कैसे हो रही है, global factors on the similar base कैसे react कर रहे हैं, ये सारी चीजें I think markets gauge करता है, और इसलिए markets को हमेशा economy का barometer कहते हैं. इसलिए I think we will always react, and we always reacted in any crisis period. So Feb March was not an exception, क्योंकि मार्केट मान के चल रहा था कि अगले कुछ तिमाहियों में, अगले कुछ क्वार्टर्स में इकोनॉमिक रीग्रोथ ऑब्वियस है. रिबाउंड कब होगी, नॉट रियली श्योर, बट यू हैव टू टेक दैट इन योर स्ट्राइड. इसलिए मार्केट्स के जो मूवमेंट होते हैं, इनिशियल रिएक्शन इज इमीडिएटली ऑन द डाउन साइड. मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखते हैं कि अर्निंग्स कैसे होती है, कॉर्पोरेट्स कैसे रिएक्ट कर रही है, इकोनॉमी कैसे बाउंस बैक कर रही है, एंड दैट इज अ रियलिटी फेज ऑफ द मार्केट. एंड देन इज द एक्सपेक्टेशन फेज, जो हम एनालिस्ट का काम होता है प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना इन टर्म्स ऑफ previous histories, in terms of the current projections that we've got in terms of the last 2 quarters, 3 quarters, commentaries को देख के, economic reality को देख के अगले कुछ तिमाही कैसे बीत सकते हैं certain sectors के लिए और certain companies के लिए. ये सारे phases में you're obviously got market जब डाउन ट्रेंड में आता है तो सारे stocks और sectors हिट हो जाते हैं.
कंसोलिडेशन फेज में ऑब्वियसली डिफेंसिव स्कोर पे आते हैं। तो हमेशा आप बात सुनते हैं टीवी पे कि आई थिंक व्हेन सच अ क्राइसिस पीरियड हैपेंस पीपल गो फॉर डिफेंसिव्स। क्यों? And why defensives? So defensive is obviously identified as FMCG companies. Defensives is identified as IT companies. Defensives is identified as pharma companies. इनका consumption भले थोड़ा कम हो but consumption जारी रहता है. So in a downtrend or when an economic activity starts coming off significantly, steel production शायद hit हो और वो रिकू होने के लिए शायद 2-3 तिमाही और लग जाए. ऑटो प्रोडक्शन शायद हिट हो, बैंकिंग का क्रेडिट के लिए बैंकर्स themselves will be very skeptical in giving loans, in underwriting a lot of loans to MSMEs, SMEs, जहाँ पे रिस्क उनको ज्यादा लगता है. रियल एस्टेट सेक्टर दबाव में आता है. इसलिए आई थिंक डिफेंसिव्स क्लासिकली आई थिंक स्टार्ट परफॉर्मिंग, क्योंकि जितनी भी इनकी एक क्षमता होती है सेल्स करने के लिए, जितनी भी क्षमता होती है इनकी, जो कैश फ्लोज होती है, क्योंकि बैलेंस शीट काफी तगड़ी होती है. पूरे लॉकडाउन में आपने देखा होगा नूडल्स, बिस्किट्स, सारी कंजम्पशन वाली आइटम, टूथपेस्ट, वो तो बेसिक नेसेसिटीज है एंड वो कम नहीं हो सकती. तो यहाँ पे आई थिंक दैट एंटायर वॉल्यूम लेड ग्रोथ अलोंग विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स सपोर्ट करती है. इसलिए आई थिंक एक टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है. Price wise correction हमेशा होता है when a crisis period hits for the first time and it hits very severely and all stocks and sectors get hit in that price downturn that we see. उसके बाद एक time wise correction होता है कि कुछ समय, कुछ महीने, कुछ तिमाही in certain cases मार्केट एक रेंज में बिताता है जहाँ पे डिफेंसिव स्कोर पे आते हैं और जहाँ पे मार्केट भापना चाहता है या गेज करना चाहता है ये सारी चीजें जो है आपको कहना. On a similar basis, I think the D-Day concept जो मैं आपको समझा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन डे का, ये आइडेंटिफाई करता है ये सारी चीजें. रैली अटेम्प्ट हम यही देखते हैं कि मार्केट्स बॉटम आउट का इज इट पॉसिबल, बट मेथोडोलॉजी के हिसाब से आई थिंक वी गॉट सर्टेन एलिमेंट्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी टेस्ट हो सकती है. तो पिछले फॉल में भी जब हम फेब मार्च में आए थे, रैली अटेम्प्ट हम यही आइडेंटिफाई करते हैं कि आई थिंक 3 दिन तक कंसेक्यूटिवली अगर निफ्टी ने अपने लो जो इंटरमिटेंट बॉटम बनाया हुआ है वो ब्रीच नहीं करता और 3 दिन तक एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है विदाउट रीचिंग दैट इंटरमिटेंट बॉटम, उसे हम रैली अटेम्प्ट कहते हैं. ये सेफली आइडेंटिफाई करती है सिस्टम एंड वी बैक टेस्टेड दैट एंड इन फैक्ट ये पिछले फॉल में भी दिस इज वर्क वंडरफुली वेल. आई थिंक जो बॉटम आउट हुआ था 7511 लास्ट वीक ऑफ मार्च में वो कभी ब्रीच नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसके 3 कॉन्सेक्यूटिव डे में वो इंटरमिटेंट लो ब्रीच नहीं. हम उसे रैली अटेम्प्ट करते हैं. बट क्या मार्केट कंफर्म अपट्रेंड में गया है? नहीं. हम कंफर्म अपट्रेंड तभी मानते हैं जब 3 दिन के बाद के एक कंसिस्टेंट अप मूव के बाद that intermittent low has not been breached. निफ्टी 1.5% या 1.8% की एक मूव देता है विद हायर वॉल्यूम्स कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डे. फिर मार्केट्स को हम मान के चलते हैं कि कंफर्टेबली शायद विद हाई प्रोबेबिलिटी बॉटम बन चुका है. एंड देयर अगेन आई थिंक ये सारे सेक्टर्स जो फोर में आते हैं दैट विल गाइड द मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड मार्केट रिबाउंडिंग इन अ स्ट्रांग फैशन एज वेल. तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे ये बताना चाहता था. एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो थ्रू डे जैसे मैं कह रहा था जहाँ पे 1.5% की ज्यादा निफ्टी से वॉल्यूम्स हो सकती है ऑन अ प्रीवियस डे कंपेयर्ड टू द अदर्स वर्क वंडरफुली वेल. तो आई थिंक आज के तारीख में वी आर स्टिल वेयर वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप राइट पे टेबल देख सक रहे हो तो जो की मूविंग एवरेजेस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको जांचना और भापना बहुत जरूरी है. The 21-day moving average, we are 4% higher than that. The 50 moving day average, 7.5%. इसलिए I think 14,135 से 14,600 के आसपास के जो लेवल्स हैं, ये बहुत अहम है. Again, I think on our D-Day count at this point of time, D-Day count 5 पे है. However, I think when you're looking at the markets still are in a confirmed uptrend. तो जब तक ये लेवल्स स्पेसिफिकली अगर 21 डे में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ टूटे या 50 डे में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ टूटे, ऑब्वियस है कि D-Day count will keep on increasing and if it increases more to 7 and more than 7 or 8 और ये 50 डे में स्पेसिफिकली अगर ब्रीच होता है एक्सट्रीमली हैवी वॉल्यूम्स के साथ तो आप मान के चल सकते हैं आपको लाइटन करनी चाहिए पोजीशंस. बिफोर दैट जो मैं संकेत दे रहा हूँ 21 DMA के, आई थिंक इफ दैट स्टार्ट्स गेटिंग ब्रीच certain stocks जिसमें एक 21 या 50 डे ब्रीच हो रहा है on that on when the index is breaching the 21 DMA, वहां पे आप कंफर्टेबली देख सकते हैं कि आपको पोजीशंस लाइटन करनी चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट सेटिंग ऑन कैश. सो हमारे हिसाब से आई थिंक वी आर स्टिल कंफर्टेबली प्लेस्ड, बट ये अगर होती है चीजें तो
So you have to look at all these aspects into consideration. A 21-day breach will basically mean that Nifty is correcting significantly. इंस्टीट्यूशन सेलिंग काफी हेवी आ रही है और उससे पहले थोड़े दिन में आपको जो बार्स दिखेंगे, ये जो बार्स है और शोइंग वॉल्यूम एक्टिविटी, दैट विल मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि आई थिंक मार्केट्स आर इंडिकेटिंग समथिंग दैट वी आर। दूसरा आई थिंक जब सेलिंग की बात आती है तो आप टेक्निकल्स देखें इज व्हाट I have learned over the last 18 to 20 years. Clearly, I think we try to be very, very optimistic और optimistic रहने में कोई बात नहीं है कि मैं एवरेज करता हूँ इससे बुरा क्या होगा। We've seen a lot of things going worse off पिछले कई crisis periods में। Getting on sitting on cash if certain things happen is the right strategy. Downturn के लिए I think wait out करें for the time correction. जो हम बता रहे थे rally attempt वाली चीजें या follow through वाली चीजें, if that starts taking place, I think आप confidently देख सकते हो कि some sectors will start showing you activities like the classical defensives, जहाँ पे आप slow and steady positions वापस build up कर सकते हैं। Therefore, सितंबर में एक जो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है, जब निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट में मूव हुई थी 5% के आसपास, a similar move had come on September 23 जब कॉर्पोरेट टैक्स कट्स की अनाउंसमेंट्स हुई थी। तो आई थिंक निफ्टी को सपोर्ट मिला था उस टाइम पे 200 डीएमए से और बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स दैट हैड हैपेंड। नवंबर में वापस निफ्टी रिबाउंडेड फ्रॉम द 50 डीएमए एंड अगेन आई थिंक व्हेन यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट दैट एंटायर साइकिल इटसेल्फ, फेब मार्च के फॉल के बाद एक फॉलो थ्रू हमने जो देखा लास्ट वीक ऑफ मार्च में, उसके बाद जो हमने रैली देखी, अभी भी अगर आप देखते हैं इट हैज जस्ट फाउंड सपोर्ट नियर 50 डीएमए, इसलिए ये लेवल्स अपना जांचना बहुत जरूरी है। इफ दीज लेवल्स स्टार्ट गेटिंग ब्रीच्ड और निफ्टी जैसे मैं कह रहा था अगर संकेत देता है over the next few weeks because we've already moved up significantly, not that you need to lighten positions now, but अगर संकेत मिलते हैं slowly and steadily with higher volumes, individual sectors, certain stocks which are breaching that 20-50 DM with high volumes, it's always a better strategy to take money off the table, book your profits, sit on the sidelines for some time. और अगर हमारी methodology से पहले काम कर चुकी है is tempting to tell that the markets have finally breached, अगर ये होता है खुदा ना खासा अगले कुछ हफ्तों में, I think it's better that you stay away, get your position off, sit on cash, and therefore protect the risk in the markets and have an appropriate entry point as the market. तो एक साल में निफ्टी डबल हो चुका है। I think tremendous returns markets ने दिए हैं। अभी भी I think markets पे जो move है certain sector stocks के लिए is mind-boggling. Earnings जो आ रही है काफी sectors और companies के लिए are extremely good. Cement company as an example of देखिए I think outstanding set of numbers. If you look at certain banks, outstanding set of numbers. अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो आई थिंक सिलेक्टिव पाइप्स कंपनियों ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। आईटी कंपनीज एक्सपेक्टेड था कि आई थिंक जो नतीजे आएंगे वो बहुत बेहतरीन होंगे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सेलेंट सेट ऑफ नंबर्स आते जा रहे हैं एंड देयरफॉर आई थिंक दैट एंटायर लॉजिक in terms of staying with strong earnings led momentum is extremely critical. तो ये मार्केट का आउटलुक है और जो की लेवल्स है ये आपको मैं बताना इसलिए चाहता था कि इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द मार्केट पोजीशन एज। नाउ लेट्स कम टू द बजट, जो सेकंड पार्ट है। बजट में काफी नेगेटिव्स थे नहीं, तो आई थिंक काफी जो डर लग रहा था काफी इन्वेस्टर्स को, काफी ट्रेडर्स को कि बजट क्या लेके आएगा, क्या एक सेस की अनाउंसमेंट होगी, क्या एक्स्ट्रा सरचार्ज होगा, क्या टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, क्या दिक्कतें और बढ़ेंगी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन पॉलिसीज दैट कैन कम थ्रू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक एक्सपेंडिचर ग्रोथ रिलेटेड बजट था and that was extremely critical for the market. So I think no bad news was expected to be extremely good news for the market. बजट के पहले हफ्ते में हमने some tremendous गिरावट देखी थी मार्केट में, where the Nifty had shed almost 1200 पॉइंट के आसपास। बट आई थिंक जैसे कोई मैं कह रहा था जैसे कोई नेगेटिव्स नहीं थे बजट में और पॉजिटिव्स मान के चल रहे थे कि जो एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग आएगी और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट यही मानते हैं कि अगर आप खर्चा करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर और एक प्राइवेट कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर होता है वो अगर बढ़ता है तो आई थिंक दैट विल इटसेल्फ रोल आउट काफी चीजें जो व्हील्स ऑफ इकोनॉमी होती है उसके लिए। इन्फ्लेशन शायद आरबीआई के हिसाब से चेक में रहने की पूरी उम्मीद और आसार है। और तीसरी चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट को साइड में रखा है, नॉट जस्ट अस
a lot of governments as well. In fact, मेरी argument हमेशा यही रही है कि I think India has been one of the most resilient economies. I think हमने जैसे अपनी debt GDP को control में रखा है, I think our debt to GDP is one of the most sustainable at this point of time compared to a lot of developed worlds. और मैं हमेशा हर्षित रहता हूँ ये देख के I think in spite of such a thing, I think अभी जो credit rating है on a global scale is one notch above junk. While developed economies have a higher credit rating with higher debt to GDPs. एक ही लॉजिक इस पे मैं मान के चलता हूँ, इनकी जो एक पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं PCI, तो इनकी जो क्षमता होती है, a lot of people are way above the poverty line, and the per capita income and the disposable incomes are way higher, जो सपोर्ट करती है पूरी cyclicality को, स्पेंडिंग को लेके from an economic perspective. तो जहां तक बजट का सवाल रहा था, coming back to what the finance minister delivered, no bad news, was taken very positively by the market. और आपने देखा उस दिन 5% की मूव थी, which replicated Nirmala Sitharaman candle 1 in September when the corporate tax cuts were done. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, पोर्ट्स पे स्पेंडिंग, हाउसिंग पे स्पेंडिंग, रूरल हो अर्बन हो, that has increased by 34% at 5.54 lakh crores. Fiscal deficit obviously I think is going to be on the higher side, but एक जो glide path जो सीतारमन जी ने बताया नहीं, but I think FY26 का नंबर है 4.2 to 4.5% के आसपास दिया है, which means that the government will continue spending over the next few years, and that is a very positive sign. क्योंकि जैसे government spending करती है सारी चीजों पे, एक participation लाती है in terms of private companies getting into certain sectors, जैसे इंश्योरेंस में FDI लिमिट हाइक कर दी गई है, जैसे काफी चीजें हुई हैं in terms of expectations of getting PPP into a lot of other sectors as well. मैन्युफैक्चरिंग को जैसे बढ़ावा दिया गया है क्योंकि आत्मनिर्भर स्कीम्स, जो PLI स्कीम्स हुई है, जो परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम्स आई है काफी सेक्टर्स के लिए, that again shows the positive intent of the government of making India as a manufacturing hub. और चाइना प्लस वन की जो पूरी कॉन्सेप्ट होती है, I think that concept itself will be, even if a part of the business moves to India and we are successful in keeping up with whatever we have promised in terms of getting away with the drum rolls of infrastructure impediments, जो clearances होती हैं फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, FDI लाने के लिए काफी कुछ सेक्टर्स में, ये बढ़ावा देगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, and ultimately it creates a cyclicality effect. Supply के हिसाब से as these jobs are created and the employment factor goes higher and the unemployment factor goes lower, disposable income बढ़ते हैं, जो spending करेंगे वापस housing पे, consumption पे, and that itself will drive the multiplier effect जैसे मैं कह रहा था. Public sector banks को 20,000 करोड़ recapitalization है, which is all right. गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 100 जिले और ऐड किए जाएंगे. पाइप के लिए आई थिंक और नल से जल के लिए 2.87 lakh crores. You are expected to probably see around 1.18 lakh crores also come into roads, 1.08 lakh crores come into port development as well. मेरे हिसाब से I think no bad news and the expenditure related bonus without bothering on the fiscal, however keeping that in check as well over the next few years. और compliances बढ़ाने के लिए, tax collections के लिए, direct और indirect level दोनों के लिए, including direct tax and the GST collections along with customs and excise, I think ये बहुत positive move जाएगा. तो again I think जो fiscal maths है, government additional borrowing करना ही पड़ेगा क्योंकि I think जो tax revenues है ये साल अच्छे खासे घटे हैं because of the lockdown. But अगले साल में हम उम्मीद यही रख रहे हैं कि that should come back to normalization level with a 14.5% kind of growth. Capital expenditure में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, and fiscal deficit जो all time high पे पहुंचा था, that should revert back and start gliding lower जैसे economic activity will come back to normalization level. अभी आपने बखूबी काफी पेपर्स में देखा होगा बजट के बाद कि 1 रुपया की कमाई गवर्नमेंट करती कहाँ से है और 1 रुपया खर्चा कहाँ पे होता है. तो आई थिंक जहाँ पे हमारा इनकम टैक्स 14 पैसे वहां से आते हैं, GST से 15 पैसे आते हैं, ऑपरेशन टैक्स से 13 पैसे आते हैं और बोरिंग्स और अदर लायबिलिटी से 36 पैसे आते हैं. इंटरेस्टिंगली आई थिंक अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीव्स देखें जो 6 और 5 पैसे पे पेग हुए हैं ये वित्त वर्ष के लिए, डाइवेस्टमेंट से बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा. जो टारगेट पेग किए हैं 1.75 लाख करोड़, क्या हम हासिल कर पाएंगे? LIC का एक जो IPO की हम बात कर रहे हैं,
तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, बीपीसीएल की बातें चल रही थी, अनफॉर्चुनेटली वित्त वर्ष में हुआ नहीं। तो अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुली प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेट कर पाए विथ वन और टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द प्राइवेटाइजेशन एस्पेक्ट, और जो सीरियसनेस है in terms of government maintaining a certain share but willing to get out and letting the private sector come in certain sectors. Apart from strategic sectors like defense, key sectors like insurance, जहाँ पे अभी भी उनका majority stake हो सकता है, but privatization allowed on certain aspects without minimal government intervention and rules and regulations, एक बहुत positive संकेत जाएगा foreign investors के लिए, FPIs के लिए, FDI के लिए और FIs के लिए। ये जो सारे पहलू होते हैं foreign investors, I think that entire perspective about India and opening up in terms of privatization for certain sectors will get changed totally, and therefore I think that will become a very very important point of all the entire divestment procedures. जहाँ तक I think खर्चे का सवाल है, ₹1 का interest payments, defense पे I think हमने बहुत तगड़ा emphasis रखा है, specifically I think जो Chinese skirmishes हो रही हैं and where we need to improve our border infrastructure both with China and on the Pakistan side as well. Pensions, finance commission के जो होते हैं subsidies, I think are still going to hit us a lot. तो food subsidy bill, अगर आप fertilizer subsidy की बात करें तो ये सारी subsidies जो होती हैं ये अभी भी टोल लेती हैं, but again I think with more norms coming through, hopefully I think जो direct benefit transfers हैं that should ensure that subsidies slowly start getting off and more start coming directly to the farmer's account. और जो एक सब्सिडी का डिपेंडेंस होता है as the economy grows starts coming off, which will also take a lot of burden हमारे देश के बैलेंस शीट के ऊपर। तो इसकी तो मैंने आपसे बात कर ली। अगेन आई थिंक इम्पैक्ट बजट का काफी सेक्टर्स पे क्या हो सकता है। जो 34% का इंक्रीज है स्पेसिफिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 5.45 लाख करोड़, आप क्लियरली देख सकते हैं टेलविंड बनता है। टेलविंड का मतलब क्या होता है? आई थिंक जो स्पेंडिंग आएगी गवर्नमेंट की कहाँ पे आने वाली है? रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अर्बन हाउसिंग पे। बेसिस क्या होती है सारी चीजें? तो सारी चीजों के लिए सीमेंट लगती है। तो आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर शुड डू रियली वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जो आज की कैपेसिटीज है 720 बिलियन ऑन टन्स, बहुत ज्यादा कैपेसिटीज इसमें ऐड नहीं। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं जो यूटिलाइजेशन लेवल है, यानी जो प्लांट्स काम करेंगी सीमेंट की, वो 70% के आसपास ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये इम्प्लाइड इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, ये सारे क्षेत्रों में जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं in terms of roads, infrastructure, ports, housing, and that carries on in a very significant fashion in the next few quarters and years. यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगी वो 75 से 80% पे अगर पहुंचती है तो एक नेचुरल ऑपरेटिंग लेवरेज सीमेंट कंपनियों को, उनके लिए इनपुट कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। कोकिंग कोल कॉस्ट की हम बात करें, बॉक्साइट की बात करें, अगर हम पेटकोक की बात करें, ये सारी चीजें आई थिंक एक इम्पैक्ट लाती है इन टर्म्स ऑफ एंड प्राइसेस एज वेल। और डिमांड कैसे होता है, तो डिमांड अगर स्ट्रॉन्ग रहे बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट गोइंग हायर, अगर इनको प्राइसेस बढ़ाने पड़े तो एक नेचुरल ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो डेट होती है वो स्लोली एंड स्टेडीली इनकी कंपनीज पे कम होती जाती है। मेरे ख्याल से आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर बहुत स्ट्रांगली एंड स्वीटली पॉइज्ड है एंड इट शुड कीप ऑन डूइंग वेल। हालांकि ये जो व्यूज है ये है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंसीडरिंग हाउ द इकोनॉमी इज फेस्ड आउट next 2 to 3 or 3 to 5 years. Healthcare expenditure on healthcare अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो कभी भी आई थिंक 1.5% के ऊपर गया नहीं था। अभी आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि आई थिंक हेल्थकेयर पे जो स्पेंड्स है दे आर गोइंग टू इंक्रीज क्वाइट सब्सटेंशियली। कोविड के वजह से, पैंडेमिक की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथन करने की वजह से आई थिंक जो नीड भापी गई है आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। और हेल्थ और हेल्थकेयर रिलेटेड सेक्टर्स कैन डू रियली वेल। तो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है जैसे फार्मेसी कंपनीज, हॉस्पिटल प्लेयर्स हुए, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। दोनों चीजें आई थिंक एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और दूसरा जो लाइफस्टाइल चेंजेस हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज में, आप ऑलरेडी देख चुके हो, सेमी अर्बन में आई थिंक वो स्प्रेड हो रहा है। और क्लासिकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस होती है, कार्डियोवैस्कुलर, सीवीएस जिसे हम कहते हैं, CNS diseases जिसे हम कहते हैं, backbone related issues, knee related issues, you have probably got a lot of issues related to CVS and CNS as a combination of factors. And in fact जो lifestyle related disease से हमने अगर western world को monitor करें over the last few quarters and years, they've always gone up as the spending and disposable income have gone up. So healthcare, hospital, pharmacies are also actively
स्क्रैपेज पॉलिसी का अनाउंसमेंट एक ब्रीफली मेंशन हुई थी। स्क्रैपेज पॉलिसी, इंफ्रा पुश, सिटी बसेस में जो आई थिंक एलोकेशन बढ़ाया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी जो स्पेसिफिक ऑटो कंपनीज पे आएगी, आई थिंक आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। और ऑलरेडी आपने देखा है ये सारी टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, आयशर जैसे स्टॉक्स में। सो आई थिंक ऑटो एंसिलरीज, टायर कंपनीज फॉर एग्जांपल अच्छे नतीजे पोस्ट किए थे। अगर आप देखें जो आई थिंक इम्पैक्ट आ सकता है फॉर ऑटो कंपनीज एंड एंसिलरीज एज वेल, ऑलरेडी आ चुका है। बट नाउ आई थिंक जो कंपनीज कंसिस्टेंटली अर्निंग्स को सपोर्ट करेगी, जहाँ पे डेट बहुत ज्यादा नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, दीज कंपनीज कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। हालांकि जैसे मैं कह रहा था, अगर मार्केट पुल बैक देता है, you have to be a little bit cautious seeing how these entire things can play out. And these are extremely high beta correlated sectors, autos, banks, financial services, including NBFC जैसे मैं बात की। पुलबैक्स के लिए फिर we'll have to probably look at that. इसलिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट करना आई थिंक लाजमी नहीं है। वेट एंड वॉच, सिलेक्टिव रहे, लुक आउट फॉर लीडर्स विद इन दिस स्पेसेस एज वेल। ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट, फिर सेक्टर का कॉन्टेक्स्ट और स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट ये हमेशा आप दिमाग में रखें। द लेवल्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड and look out for individual sectors and stocks as well. एक बहुत खूबी हमारी प्रोडक्ट है, just I'm not trying to say that because I'm working there. I think जो की levels होती हैं stocks की, I think they are very very nicely mentioned. So please have a look at it. Right? Consumption के लिए I think again no bad news was तो उसके लिए अगर आप देखें कि cigarettes पे कोई excises duties बढ़ी नहीं, when you probably saw that custom duties gold पे कब होती गई, वॉल्यूम ऑफ टेक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का आपने देखा होगा, have grown up significantly. ऑयल एंड गैस के लिए आई थिंक कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स थे नहीं, अपार्ट फ्रॉम द अनाउंसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जो एक एग्रीकल्चरल सेस हुआ था, बट उन्होंने जो आई थिंक एक्साइज ड्यूटीज थी वो आई थिंक कम कर दी थी। तो आई थिंक इट्स अ न्यूट्रल काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म। कहीं ना कहीं आई थिंक शाम को ऑन द बजट डे हुआ था कि पेट्रोल और इसके भाव बढ़ गए, ऐसा नहीं था। दे हैड रिड्यूस्ड द एक्साइज ड्यूटीज एंड उसके रिप्लेसमेंट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इंट्रोड्यूस किया था। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आई थिंक काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हुई थी, मोर बेनिफिशियरीज आर कमिंग इन। हालांकि भाव बढ़ रहे हैं गैस प्राइसेस के, एलएनजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं फ्रॉम सिग्निफिकेंट लोज दैट दे हैव सीन, बट आई थिंक पास थ्रू का इफेक्ट होता है और बहुत मार्जिनल पास थ्रू होता है। इवन इफ प्राइसेस इंक्रीज, कुछ 15-20-25 पैसे का आई थिंक डोमेस्टिक गैस में होता है। सीएनजी का आई थिंक इट्स अराउंड ₹2 and a half, which is not much considering the benefits that you probably get both from a clean gas from an environment perspective, and on the other hand I think जो usage होता है, तो आपकी जो एक एवरेज देती है गाड़ी the commercial or even on a PNG that you're using, I think is much larger compared to petrol or diesel usage. So I think city gas distribution companies के लिए भी benefits काफी। Agriculturally again I think the kind of allocation that had happened, नल से जल 2.87 lakh crores जैसे मैं देख रहा था, import duty crude palm oil पे कम हुई है, agri cess increase हुआ है, but again I think that has been a 5% increase in the net import duty. RIDF एक 34% allocation में जो I think increase हुई है, rural bridges, rural roads, एक जो 30,000 से 40,000 करोड़ का एक बजट इंक्रीज किया 10,000 करोड़ का, तो भी वेरी वेरी पॉजिटिव। गडकरी साहब ने ये भी कहा है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिफिकेशन जो स्केल से चल रहा है, स्पेसिफिकली सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, जो डेटा की रीच चल रही है, जो एमएसपी प्राइसेस में बढ़ोतरी हमने देखी हुई है, जो खरीफ का आउटपुट हुआ है और जो राबी की सोइंग हुई थी और जो एक्सपेक्टेशन है राबी के आउटपुट का, जो विंटर क्रॉप हम कहते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसलिए आई थिंक ये सारी चीजें अच्छी होल्ड करती है एग्री रिलेटेड थीम्स के लिए। फर्टिलाइजर कंपनीज हो, एग्रो रिलेटेड पाइप कंपनीज हो, रूफिंग कंपनीज हो, एस्बेस्टॉस शीट मैन्युफैक्चरर्स हो, एग्रोकेमिकल कंपनीज हो, अमाइन कंपनीज हो, जिन्होंने टेरिफिक नतीजे दिए थे, जो एग्रीकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों को केटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक उनका ये एक थीम है जो आई थिंक हमेशा कंटिन्यू रहेगी, specifically in the Indian context, because the majority of our people are still covered. Within this, again, I can probably say I think tractor makers look at the moves that they have given. The expectation यही है कि I think जो numbers है वो both farm equipment के लिए और infrastructure के लिए जो use होते हैं, backhoe loaders, tractors, जो higher horsepower के रहते हैं, they can probably be still benefit the entire utilization levels, ये सारी factors। Steel में I think थोड़ी दिक्कतें जरूर introduce हुई थी, but I think जो demand वो जबरदस्त रहा है, और इसके लिए आई थिंक जो कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज हुई है, कर्टेल हुई थी 7.5 फ्लैट लॉन्ग और सेमी स्टील के लिए, आई थिंक वो थोड़ा आई थिंक दिक्कत भरा हो सकता था। लैंडेड स्क्रैप कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल आर्क इंडक्शन प्लेयर्स इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2.5% एज वेल, और कॉपर पे भी आई थिंक जो एक कम हुई थी ड्यूटी, दैट आल्सो वाज एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट कि प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। हाउएवर आई थिंक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
output या realization growth that is expected to remain extremely strong. और ये दोनों फैक्टर आई थिंक बहुत तगड़े तरीके से आई थिंक एक तड़का लगाते हैं अर्निंग्स को, जहां तक स्टील, स्टोव, फेरस एंड नॉन फेरस कंपनीज दोनों के लिए, और रिजल्ट्स आई थिंक आप देखेंगे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। हाउसिंग के लिए एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट थी to extend the tax benefit 1.5 लाख से from 80 EA, डेवलपर ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस एक एडिशनल ईयर के लिए हुआ था, आवास योजना अर्बन is around 21,000. Again, I think जो 11 मिलियन घर कंप्लीट किए गवर्नमेंट ने, again that spending will come through for rural and affordable housing as well. तो कहीं ना कहीं वापस आई थिंक जो सीमेंट लगता है हाउसिंग के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अफोर्डेबल हाउसिंग में जो सारी कंपनीज है, they can show significant traction as well, और जो रियल एस्टेट को एक मल्टीप्लायर मिल सकता है, क्योंकि काफी चीजें जो हमने देखी महाराष्ट्र सरकार ने जो किया एज एन एग्जांपल, स्टैम्प ड्यूटी में कट, सर्कल रेट्स पे जो कट हुआ था, जो दिल्ली सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है सर्कल रेट कट्स में, मुझे लगता है इंपटस देती है और फैन सिटर्स टू प्रॉब्ली लुक एट दैट। दूसरा आई थिंक काफी मेरे जो पहचान के हैं, आई थिंक दे मेड रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, आई थिंक दे हैव बीन पार्किंग सम इन रियल एस्टेट, छोटी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, कई बाहर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, because obviously I think there will be some move towards real estate as a sector. As railways significant addition हुआ था, but railways में एक ही दिक्कत जो मुझे हमेशा रहती है, बजट के पहले हमेशा चलते हैं, एग्जीक्यूशन के इश्यूज काफी होते हैं रेलवे कंपनीज के लिए, ऑर्डर्स मिलते हैं, एग्जीक्यूट स्लो एंड स्टेडी होते हैं, और इनके जो रिसीवेबल्स होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट के पर्स स्ट्रिंग्स बहुत कंस्ट्रेंड होते हैं, काफी समय बाद मिलता है, इसलिए इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है ये हमेशा हायर साइड पे रहती है, क्योंकि पैसे जो इनके बिलिंग होते हैं ये शायद समय पे नहीं आते, और इसलिए इनके जो कैश फ्लोज होते हैं ये थोड़े इनकंसिस्टेंट रहते हैं, और इसलिए आई थिंक दीज मूव्स आर टिपिकली टू बी प्लेड बिफोर द बजट। ऑर्डर बुक्स तक भी होती है, बट ये फैक्टर्स की वजह से शायद बैलेंस शीट ग्रोथ हमेशा कंस्ट्रेंट। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट व्हिच इज द बिजनेस साइकिल पार्ट, और हमेशा माना जाता है राइट, एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल। कोई एक ऐसे एक it doesn't work in a linear line, right, as we say, हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, दैट इज व्हाट इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू डू। पीक होती है इकोनॉमी की, एक रिसेशन साइकिल में होता है, डिप्रेशन में आता है, वापस वहां से एक्सपेंशनरी मोड में निकला जाता है, एंड द मार्केट्स विल आल्सो रिएक्ट अकॉर्डिंगली। पीक पे होता है तो वील बी एट ऑल टाइम हाइज, जब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सम डेटा पॉइंट जहां पे हमें लगता है कि सारी चीजें इनबिल्ट हो गई है प्राइस में, इकोनॉमी के जो सारे पहलू है ये मार्केट जांच चुका है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, इकोनॉमिक रिलेटेड स्केल पे कोई टेंशंस हो, उसके लिए आई थिंक एक रिसेशनरी फैक्टर्स वर्कआउट होते हैं लार्जर टाइम स्केल पे, और मैं लार्जर टाइम स्केल मान के चल रहा हूँ 10 से 20 साल के साइकिल में। जब ये चालू हो जाती है डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट्स विल स्टार्ट रिएक्टिंग अप फ्रंट। डिप्रेशन में भी ऑब्वियसली सीन, आई थिंक मार्केट्स विल प्रॉब्ली गो थ्रू अ फेज जहां पे दिक्कतें जो है वो बढ़ती जाएंगी, and there the markets will now try to identify that the worst is probably over, right, and markets will try to find the base। सबसे बड़ी चीजें होती है ये सारे पीरियड में, स्पेसिफिकली रिसेशन और डिप्रेशन में, बॉन्ड मार्केट्स का जो मूवमेंट होता है कि बॉन्ड मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है, और बॉन्ड मार्केट्स का रिएक्शन एक बहुत अहम पहलू होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को भापने के लिए, ऑल पैरामीटर्स इटसेल्फ। तो बॉन्ड मार्केट्स की जो एक मूवमेंट होती है, बॉन्ड साइकिल्स की जो मूवमेंट होती है, 1 ईयर पेपर, 3 ईयर पेपर, 5 ईयर एंड 10 ईयर पेपर, वेदर इट्स एन इन्वर्टेड कर्व जैसे हमने देखा 3 ईयर 5 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, एंड हाउ दिस एंटायर पेपर एंड हाउ दिस एंटायर मार्केट इज मूविंग, आई थिंक ये जांचने के लिए बहुत अहम होता है कि इक्विटी रिस्क का जो प्रीमियम या डिस्काउंट है कैसे भापा। बहुत क्लियर होता है, इट्स अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइकिल, राइट। एक विशियस साइकिल है, इनकम गिरती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर फॉल होती है या कॉर्पोरेट एक्शन कम होते जाती है, गवर्नमेंट देन हैज टू कम इनटू एक्शन इन टर्म्स ऑफ पंपिंग मोर मनी, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम करती है कि आप कम ब्याजों पे दे दो, but the lenders are probably still skeptical in terms of underwriting because of the cycle we are going through, employment गिरती है और जीडीपी में फॉल होता है। This happens during the down cycle. When it's a virtuous cycle, right? Production numbers slowly steadily up होने लगते हैं, corporate के sales बढ़ने लगते हैं, employment बढ़ती है क्योंकि corporate के sales बढ़ रहे हैं तो more and more employment is generated, जीडीपी के आंकड़े बढ़ते हैं और गोरों का पैसा हमारे बाजारों में आता है, which is very very obvious in terms of how money is flowing. Apparently आज के तारीख में I think import cover जिसे हम कहते हैं, which means export import का जो cycle होता है, और जितने गोरों का पैसा अब तक आ चुका है in terms of investments into India, in terms of FDI, we've got covered almost 11 to 12 months। यानी अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करे और हम सिर्फ इंपोर्ट करते जाए और इंपोर्ट का बिल भरते जाए,
हमारे पास 12 महीनों का पैसा है जिसे हम इम्पोर्ट बिल को सेटिस्फाई करके जाए. सो दैट इज हाउ कंफर्टेबली वी आर प्लेस्ड as far as foreign investments and foreign money is concerned. In a cycle like this, right, expansion cycle में सारी चीजें अच्छी होती है. जब रिसेशन साइकिल आता है तो सारी चीजें थोड़ी डगमगाने लगती है. रिसेशन में आई थिंक ऑब्वियसली एक डिफ्लेशनरी फैक्टर आ जाता है, वेयर यू टू स्टार्ट पंपिंग इन, कि आप खर्चा करो जाके, बट पैसे भी होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए खर्चा करने के लिए. इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्टिमुलस इज बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. Recovery के phase में again I think there is a slow and steady improvement in terms of what you've probably seen in terms of interest rates, moderation होता है, and then I think the government and RBI जो central banker होते हैं, they are probably looking at the right mechanism as well. So again एक जो sector roadmap मैं बताना चाहता हूँ आपको is very very clear. तो जब expansion phase होता है, financials, banks, NBFCs, platform based companies जो NBFCs होती है, ये सारी बहुत अच्छा करती है. Communication services do very well. हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स थोड़े बैकफुट पे आते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं लोग कि आई थिंक ये जो ग्रो है, बट वैल्यूएशंस प्रॉब्ली आर अ लिटिल बिट. व्हेन इट कम्स टू अ स्लो डाउन फेज इनटू द मार्केट, थोड़ा आई थिंक जो झुकाव होता है वो कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर की तरफ होता है. इंडस्ट्रियल्स आर स्टिल देयर क्योंकि आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है पूरी ठप नहीं होती, बट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट पेस. बट रियल एस्टेट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स, इनमें थोड़ा एक दिक्कत थी. रिसेशन पीरियड में जैसे मैं कह रहा था जब टाइम वाइज करेक्शन होता है तो कंज्यूमर हेल्थ केयर, आईटी हेल्थ केयर में आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट होता है. रियल एस्टेट ऑब्वियसली गोज थ्रू अ पे. रिकवरी पीरियड में कंज्यूमर्स, little bit of real estate comes back, materials comes back, healthcare is there selectively, but बाकी के जो sectors होते हैं I think they again have a drawback as well. तो जैसे हम देख रहे थे ये क्वार्टर्स के इसमें भी आई थिंक जो फर्स्ट टू क्वार्टर्स थे आई थिंक इट वाज अ स्ट्रांग हिट इन टर्म्स ऑफ इको कोरिलेटेड सेक्टर्स. बट जैसे रिकवरी फेज आया लास्ट 2 से 3 महीने में आप देखेंगे बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोज ने एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट ये मान के चलता है कि जो वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर, अगले कुछ दिमाग में जैसे और भी अच्छी रिकवरी होती जाएगी, देयर आई थिंक द मार्केट्स विल बी फार कंफर्टेबली बेटर प्लेस्ड ऑन ऑटो सेक्टर्स, एंड देयरफॉर कीपिंग दिस सेक्टर रोड मैप becomes extremely important from a business cyclicality. एक मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस कैसे रहा है. आई विल जस्ट वेट हियर फॉर 30 सेकंड्स तो आपको एक रिव्यू हो जाए ईयर टू डेट का परफॉर्मेंस कौन से सेक्टर्स ने दिया है. लुक एट ऑटोज, 130% की मूव, और ये लेट मूवर था क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पिछले 6 और 1 महीने के रिटर्न में आई थिंक ट्रिमेंडस रिटर्न्स दिए थे compared to the others. So most of the sectors have done well, but these 3 sectors have stood out with returns of more than 100% on a year-to-date basis. And now, before I end, जहाँ पे आज के तारीख में हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं सेक्टर रोटेशन. हमारे जो प्लेटफॉर्म पे एक ग्राफ है सेक्टर रोटेशन का कि कौन से सेक्टर्स आर पॉइज्ड ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 months in terms of earnings potential, जहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग्स आ सकती है और कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट. तो जो आउट परफॉर्मिंग क्वाड्रेंट है यहाँ पे आप देखेंगे जो ये स्नेक्स बने हुए हैं और जो स्नेक्स दिखा रहे हैं कि आई थिंक आर कमिंग बैक टू द फोर. Financials, to a certain extent, capital equipments, and again, market की situation के हिसाब से I think how the market moves over the next 2 to 3 weeks and 2 to 3 months, I think will clearly define that. So अगर markets downtrend में जाते हैं तो these two sectors के जो move है ये snakes can start coming downwards, और ये जो snakes है इस पे फिर आपको focus करना पड़ेगा. Retail, consumer staple जैसे मैं कह रहा था, in that entire cyclicality map has also to be taken into consideration, can then start coming into the fore, and healthcare can again come back with a strong as well. So I think ये evolving map होता है on every 2 weeks on how earnings are coming out, how market positioning is happening, how certain sectors are moving, price movement कैसा है, volume movement कैसा है, और इस पे सारा sector rotation है. But आज के तारीख में I think financials, transportation are still holding out. In my opinion, healthcare, consumer staples, a little bit of utilities, इस पे focus रखना चाहिए अगले 26 से 28 weeks के हिसाब से. With this, I think I'll end today's presentation. So, Anshul ji, done with today's presentation. अगर कुछ सवाल जवाब लेने हो तो I'll be more than happy. That was very informative, sir. Thank you. एक क्वेश्चन था कि डिस्ट्रीब्यूटिव और एक्यूमुलेटिव डेज के बारे में आप जो बात कर रहे थे उसके बाद फॉलो थ्रू डेज का, तो उस पे एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे अगर तो. बिल्कुल अंशुल. I will take you back to the slide. You can see the slide. Now, जो एक बेसिक है विलियम ओनील की मेथोडोलॉजी में, आई थिंक जो मार्केट साइकिल होते हैं उसमें हम 4 हिस्सों में बांटते हैं. आज का जो मार्केट पोजीशन है वो कंफर्म्ड अपट्रेंड में, व्हिच मींस दैट द मार्केट इज वे अबव इट्स पोजीशंस, राइट. जो मैंने आपको ये मूविंग एवरेजेस बताए हैं इससे कहीं ऊपर बाजार है.
So technically the market is placed in a very comfortable zone. Fundamentally I think markets liquidity के support पे और earnings के support पे काफी sectors और stocks के लिए अच्छी तरह से placed है. However, I think distribution day का मतलब क्या होता है? What do we say? एक 25 दिन का market cycle मान के चलते हैं, 25-day market cycle period है. What is a distribution day? जब कोई index, तो हम मान के चलते हैं अगर Nifty 0.2% यानी 0.2% से ज्यादा गिरा on a particular day with volumes higher than the previous day, तो हम उसको मान के चलेंगे कि एक distribution day हुआ. तो अगर ये 25 दिन के साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट 4 या 5 के ऊपर निकल जाता है, तो मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट दबाव में आ रहा है. एंड विद दैट एस्पेक्ट इनटू कंसीडरेशन द मार्केट माइट बी ब्रीचिंग इट्स 21 और इट्स 50 टीएमए, जो बहुत की सपोर्ट्स होते हैं मार्केट के इंडेक्स के हिसाब से. If the distribution day count is stacking up higher, right, on more than 6, हम ये मार्केट फेज में मानते हैं जब तक 4 है तब तक मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड में है. अगर 4 और 6 या 8 के बीच में आता है तो मार्केट्स प्रेशर में आते हैं बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट. अगर 6 या 8 के ऊपर निकल जाता है मार्केट विद मूविंग एवरेजेस बीइंग ब्रीच्ड, मार्केट्स डेफिनेटली एक डाउन पे दिखेगा. एंड देयरफॉर आई थिंक डाउन ट्रेंड में तो पूरी तरह से मार्केट से निकलने में बहुत समझदारी होती है. बट इन दिस फेज इन द मार्केट जैसे डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ते जा रहा है, इंडेक्स लेवल्स अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करेगा, व्हिच मींस इट विल बी प्रोन टू हेवी इंस्टीट्यूशन सेलिंग. And institution control and rule the market is what we know, right? Retail तो बाद में आते हैं, follow up to what probably happens. तो हमें फंसना नहीं चाहिए और इसके लिए I think all these elements become extremely important. Certain sectors, certain stocks, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, in this market movement itself can exhibit weakness. इसलिए I think मार्केट में जब आपको निकलना होता है सिर्फ टेक्निकल्स पे फोकस करें. वहां पे अगर आप आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, अगले तिमाही 6 महीने बाद अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो बाद में देखेंगे. मेरे पास इतने उदाहरण हैं बताने के लिए on how these markets have underperformed certain stocks and sectors like banks, certain banks, housing finance companies as an example, जहाँ पे अभी भी रिट्रेसमेंट हुआ है. So I think ये जानना बहुत जरूरी है. फेब और मार्च के फॉल में यही हुआ था. टिल फेब, middle of Feb, I think distribution day count बढ़ा था and therefore we started lightening our positions. और जैसे breaches हुए थे, जैसे वे downgrade किया हमने market to uptrend under pressure and then downtrend जिसे हम कहते हैं, where the market breached its 50 DA, हमने सारे positions exit किए क्योंकि उस टाइम पे काफी sectors और stocks के 21 और 50 DA में breach हुए थे. And therefore we protected the downside for our portfolio, for a lot of our clients as well, and we actually got out. तो पूरी मार्च एंड तक हम बाजार के बाहर थे and completely out of the market, and therefore we come to that concept of follow through their rally attempt. अभी rally attempt क्या होता है? क्या हम मार्केट का बॉटम जान सकते हैं completely? बट हम मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम जो हमने फेब मार्च में देखा, जो सितंबर अक्टूबर के फॉल में हमने देखा जब मार्केट 10,800 पे आया था, हमने ये देखा कि आई थिंक जब मार्केट एक इंटरमीडिएट लो ट्राई करता है, जो मार्च के फॉल में 7511 था, अगर 3 कंसेक्यूटिव डे तक मार्केट वो लो ब्रीच नहीं करता, आप मान के चलते हैं कि मार्केट रैली करने की कोशिश करता है. क्या ये फेल हो सकता है? कब फेल हो सकता है? ये 3 दिन के बाद हम रुकेंगे फॉलो थ्रू डे के लिए, which means that the market needs to take out, या the index needs to move 1.5 to 1.8% or more with volumes more than the previous day. तो ये 3 दिन दिखने के बाद एक फॉलो थ्रू डे देखना भी बहुत जरूरी होता है, which will give us a strong indication कि शायद एक इंटरमीडिएट बॉटम होता है. बट रिवर्सल फेजेस में अगर ये बन के भी अगर मार्केट अपना इंटरमीडिएट लो तोड़ता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इट्स द सेम साइकिल, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ेगा एंड अगेन आई थिंक यू कैन कंफर्टेबली पोजीशन योरसेल्फ अकॉर्डिंगली इन सर्टेन सेक्टर जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत तगड़ी है, जो प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म पे दर्शाया जाता है, यहाँ पे बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और रिसर्च सपोर्ट के साथ. एंड देयरफॉर आई थिंक गेटिंग इनटू दोस सेक्टर्स लाइक डिफेंस इज बिकम कोर. तो आई थिंक ये जानना जरूरी है कि आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन डे स्टैकअप कब हो रहा है. डाउन ट्रेंड अगर हुआ तो आप कंप्लीटली आउट रहे, वेट फॉर दैट रैली अटेम्प्ट, वेट फॉर द फॉलो थ्रू डे, और उसके बाद सिलेक्टिवली वापस आप एंटर करें, व्हिच बेसिकली मींस दैट जो मार्केट साइकिल होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग टॉप एंड बॉटम, हम कॉन्फिडेंटली ये कॉन्सेप्ट के साथ. राइट, थैंक यू सर, दैट वाज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. और जैसा हमने डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई जो ओपन हुआ है, इसमें कोई स्पेसिफिक पिक्स होंगे क्या सर आपके लिए? तो देखिए आई थिंक जो लिस्टेड स्पेस है, प्राइवेट प्लेयर्स, हम अगर कहें प्राइवेट इंश्योरर्स को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरर्स, राइट? तो प्राइवेट और जनरल की अगर हम बात करें तो प्राइवेट का जो मार्केट शेयर है, आई थिंक इट्स गेनिंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली. तो तीन या चार कंपनीज है, एसबीआई लाइफ की हम बात करें,
अगर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स फाइनेंशियल और बजाज फिनसर्व, जिसमें आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट ऐड होते जाता है। जो परसिस्टेंसी रेशियोज होती है, जो नया बिजनेस ये जो जनरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम्स, रिन्यूअल प्रीमियम्स की जो ग्रोथ हैज बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट। जो नए धंधे से मार्जिन आती है, जिन्हें हम वीएनबी मार्जिन कहते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, वहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा है। एम्बेडेड वैल्यू जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होते हैं और इनकी जो टोटल बैलेंस शीट है, दैट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। नए प्लेयर्स को आना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एंट्री बैरियर्स इसमें काफी डिफिकल्ट है, कैपिटल जो एलोकेशन होता है और जो रिटर्न्स आते हैं काफी सालों बाद होते हैं। ऑल दीज प्लेयर्स हैव स्पेंट years and years of gestation time in terms of spending and in terms of giving that time, in terms of creating that customer base and in terms of creating those ratios and claims ratios जो consistently service करते हैं with strong corporate support, जो ये सारी कंपनीज का है। तो यस, आई थिंक एज अ स्पेस अगर आपको देखना है, अंडर पेनिट्रेशन ऑब्वियस है, सनशाइन सेक्टर है, अगले 5 से 10 वर्षों में मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस शुड डू वेल। जनरल इंश्योरेंस में भी आई थिंक जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं काफी कम है, बट इवन द गवर्नमेंट प्लेयर्स आर देयर, बट एट दिस पॉइंट मुझे लगता है आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस एज अ स्पेस सनशाइन सेक्टर है और अगले 4 से 5 वर्षों में आई थिंक बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और ऐसे मार्केट में रूमर्स आ रहे हैं कि सर शायद रिलायंस में डीमर्जर का न्यूज अनाउंसमेंट है, तो इसके ऊपर कुछ आपका आउटलुक होगा, कुछ व्यू होगा? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आई थिंक जो रूमर्स न्यूज रहती है, इससे थोड़ा परहेज रहे। तो मुझे लगता है आई थिंक प्ले ऑन फैक्ट्स, एनालाइज करें कि फैक्ट्स क्या होती है बाजार के ऊपर, रूमर्स के ऊपर ना जाए, बिकॉज आई थिंक इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट। स्पेकुलेशन काफी आ जाता है इसमें, सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू द स्पेकुलेशन काइंड ऑफ बिजनेस। गो इनटू कंपनीज जहाँ पे लीडरशिप पोजीशन हो, जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग हो, और मुझे नहीं लगता आई थिंक इफ यू स्टिक अराउंड विद ऑल दीज कंपनीज कोई दिक्कतें होनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं हो, मार्केट कैप जिसके छोटे हो, जहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं ऑफ टिप्स गेटिंग सर्कुलेटेड। अवॉइड दीज टिप्स, अवॉइड समथिंग दैट कम्स फ्रॉम हियर से, यहाँ से सुना, वहां से सुना। आपका हार्ड अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक यू डोंट वांट टू रिस्क दैट, राइट। सो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक गो फॉर कंपनी जहाँ पे रिवॉर्ड अच्छा हो और जहाँ पे आपका मिनिमल रिस्क लगे आपके। सर एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर का है कि अगर जैसे उनका कहना है कि मार्केट्स अच्छे परफॉर्म किए हैं, बट कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने परफॉर्म नहीं किया है, तो अगर उनको स्टॉक एसआईपी करना हो तो कोई एक 2-3 नाम आप दे सकें जो मंथली वो स्टॉक एसआईपी कर सकें? तो जैसे मैं कह रहा था, व्यूअर को आई थिंक मार्केट साइकिल को जानना बहुत जरूरी है। मार्केट साइकिल किस पोजीशन में है, उसमें सेक्टर्स कौन से पोजीशन में, स्टॉक्स कौन से पोजीशन में है। सम मिड कैप्स हैव अंडर परफॉर्म्ड, रिडेम्पशन प्रेशर्स भी काफी थे ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। काफी लोगों का भरोसा नहीं था कि 12-12.5 के ऊपर नहीं है, थोड़े पैसे निकालते जाएंगे, और आप देखते रहेंगे कि आई थिंक जो रिडेम्पशन के नंबर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक सिप्स कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। जहां तक स्पेसिफिक स्टॉक्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक सिप्स के अलावा, आई मीन ऑब्वियसली लुकिंग एट द मार्केट साइकिल अगेन, राइट। और हमारा मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर रहता है। हमारे मेथोडोलॉजी में एक 7 to 8% का स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपकी एंट्री पॉइंट अप्रोप्रिएट हो, कंसीडरिंग ऑल फंडामेंटल्स इन प्लेस एंड टेक्निकल एंट्री पॉइंट्स बीइंग अप्रोप्रिएट एज आवर प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट सजेस्ट्स। हैविंग सेड दैट, आज के तारीख में हमें लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक सीडीएसएल एज एन एग्जांपल, stocks like SBI Cards as an example, Tata Consumer as an example, strongly placed है। But as I said, as a disclaimer, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट साइकिल में कहाँ पोजीशनिंग होती है स्टॉक्स की, बहुत अहम और जरूरी होता है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एज आई सेड, आई थिंक वी are playing stocks and we always look at stocks with a good upside potential with a 7 to 8% stop loss using। तो सिप्स आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सारे पहलू आप ध्यान में रखें। एंड क्लियर कंप्लायंस दैट आई हैव सेड, ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी दे चुके हैं और हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। राइट सर, क्वेश्चंस बहुत हैं बट चूंकि टाइम कंस्ट्रेन है इसलिए आज हम इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कार्बन हैंडल पैटर्न के ऊपर हम बहुत जल्दी एक बार वापस एक वेबिनार करें और आपके थॉट्स इस पे सुने कि कैसे कार्बन हैंडल ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि हम मॉर्निंग वेबिनार्स करते हैं, डेली मॉर्निंग हम वेबिनार करते हैं मार्केट आउटलुक के ऊपर, तो उसमें काफी पैटर्न्स हम डिस्कस करते हैं। मैं रोज करता हूं तो उसमें कार्बन हैंडल पैटर्न अक्सर आता है और उस पर क्वेरीज भी आती हैं, तो यू बीइंग एन एक्सपर्ट लोग आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ट्रेड किया जाए। सो श्योरली हम बहुत जल्दी उसको प्लान करेंगे। But that's all for the day. Thank you, sir. Thank you for attending this. Thank you very much. Thank you, viewers. हम फिर एक जल्दी नए वेबिनार के साथ लौटेंगे. That's all for the day. Thank you.